हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का परचम क्लासेस में। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले हफ्ते जब मैंने क्लासेस ली थी तो आपको ये बताया था कि हम लोग इकोनॉमिक सर्वे और बजट को डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास इकोनॉमिक सर्वे की, इससे नेक्स्ट सेक्शन जो है वो अपना बजट का होगा। आपको पता है ये साल इलेक्शन ईयर था। इलेक्शन ईयर के अंदर इंटरिम बजट आता है। इंटरिम बजट क्या होता है? जिसके अंदर सरकार कोई अपनी बड़ी स्कीम को अनाउंस नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये एक पॉपुलिज्म का एजेंडा है कि सरकार लोगों को लुभाने के लिए इन इन पॉलिसीज को लेके आ रही है। इसलिए वो एक इंटरिम बजट के अंदर साधारण सी कुछ बातें बताते हैं, डिटेल में बहुत ज्यादा बजट नहीं बनाते हैं। तो आफ्टर इलेक्शन जब ये हो जाता है कि सरकार इसी की ही बनेगी, तो फुल फ्लेजेड बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे हमारा इलेक्शन ईयर के अंदर पेश होता है। तो अभी जो है इकोनॉमिक सर्वे आया है 2024 का, जो फुल एंड फाइनल वाला है। यानी अब अपने को पता है सरकार कौन सी बनी हुई है, ठीक है, और यही सरकार अब 5 साल रहने वाली है, ठीक है। उम्मीद यही है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन का तो नहीं पता लगता, बट हम यही मान के चलते हैं कि ये सरकार अब फाइनल हो चुकी है, और इसीलिए इनके जो कागजात हैं, इनकी जो पॉलिसीज हैं, वो भी अब फाइनल हो चुकी है, ठीक है। तो इसके लिए हम इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे होता है। आप में से बहुत सारे बच्चे जो पहली बार इन चीजों को कर रहे हैं, उनको बेसिक्स भी नहीं पता होंगे, तो मैं बेसिक्स के साथ आपको हर एक शब्द की क्लैरिटी देती चलूंगी। तो इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है स्टूडेंट्स? देखो, दो शब्द होते हैं, एक होता है बजट, ठीक है, और एक होता है इकोनॉमिक सर्वे। एक होता है बजट और एक होता है इकोनॉमिक सर्वे। तो बजट के अंदर क्या होता है? बजट के अंदर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस होती है। बजट के अंदर फ्यूचर्स एक्सपेक्टेशन होती है कि हम इन फ्यूचर क्या करने वाले हैं, कि भारत अगले साल ये कर देगा, फ्यूचर प्रेडिक्शंस होती है। लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, आर्थिक सर्वेक्षण होता है, ये क्या बताता है? ये बताता है अपना पास्ट, कि भारत ने सच में क्या अचीव कर लिया है, ठीक है। ये भारत का एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड होता है, आप ये कह सकते हो कि भारत सरकार ने इन एक्चुअल क्या क्या अचीव कर लिया है, वो इकोनॉमिक सर्वे बताता है। तो बजट क्या हो गया? ये तो हो गया फ्यूचर प्रेडिक्शंस, ठीक है। एस्टिमेट हम कह सकते हैं, एस्टिमेटेड हम सारी चीजें बताते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे के अंदर हम क्या करते हैं? इकोनॉमिक सर्वे में हम उसका प्रेजेंट एंड पास्ट बताते हैं, ठीक है। आज हम कहाँ हैं और हमने क्या बातें की थी, ये बातें इकोनॉमिक सर्वे बताता है। 1951 में पहली बार इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत होता है, और तब इसको बजट का ही हिस्सा मानते थे, अलग से कोई डॉक्यूमेंट जारी नहीं करते, तब ये बजट का ही हिस्सा होता था। लेकिन 1964 से इकोनॉमिक सर्वे अलग जारी होने लगा, बजट अलग जारी होने लगा। इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है, यानी रिप्रेजेंट किया जाता है। बजट से एक दिन पहले ये रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस बार भी बजट भी आया है, जिसको हमें डिस्कस करना है, ठीक है। और बजट के अलावा ये इकोनॉमिक सर्वे भी आया है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों ही क्या है? ये आपका फाइनेंशियल एस्टिमेशन दे रहा है, या मैं कहूंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रहा है, ठीक है। तो अभी हम इकोनॉमिक सर्वे की बातें कर रहे हैं। अब ध्यान से समझेंगे बातों को, क्या क्या है इसके अंदर। देखो, इकोनॉमिक सर्वे क्या है? ये एक एनुअल डॉक्यूमेंट, ये क्या है? एनुअल डॉक्यूमेंट है। आप यहाँ देख रहे हो, इकोनॉमिक सर्वे एक एनुअल डॉक्यूमेंट है, प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट अहेड ऑफ द यूनियन बजट टू रिव्यू द स्टेट ऑफ इकोनॉमी। इसको सरकार जारी करती है, ठीक है। और स्टेट ऑफ इकोनॉमी को रिव्यू करने के लिए, यानी कि हमने जो कहा था कितनी अचीवमेंट्स हमने प्राप्त की है, इसके बारे में ये बता। इसको प्रिपेयर कौन करता है? इसको इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर 5 डिपार्टमेंट आते हैं, उनमें से एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। उस डिपार्टमेंट का जो इकोनॉमिक डिवीजन है, वो इसको बनाता है, प्रिपेयर करता है। किसके सुपरविजन में? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के सुपरविजन में। और अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? वी आनंथा नागेश्वरन, ठीक है। ये अभी हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। दोनों हाउसेस के अंदर इसको टेबल किया जाएगा। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसको प्रस्तुत करते हैं, इसको टेबल करते हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा के अंदर भी। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है कि जो 12 महीने हमने बिताए हैं, जो 1 साल हमने बिताया है, उसके अंदर हमने कौन कौन सी डेवलपमेंट की है, उनको रिव्यूज करने का इसमें एजेंडा होता है। फिर हम
समराइज करते हैं परफॉर्मेंस, मेजर डेवलपमेंट्स कौन कौन सी परफॉर्म हमने किया है, मेजर डेवलपमेंट्स का परफॉर्मेंस देखा जाता है, पॉलिसी इनिशिएटिव्स को हाईलाइट किया जाता है सरकार की, ठीक है, इकोनॉमिक ट्रेंड्स के बारे में पता लगता है, महंगाई कितनी बढ़ी कितनी घटी, बेरोजगारी कितनी बढ़ी कितनी घटी, रेमिटेंसेस कितने बढ़े कितने घटे, इन सब चीजों के बारे में पता लगता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ये मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले 1950-51 में प्रस्तुत हुआ था। पहले इसको बजट डॉक्यूमेंट का ही हिस्सा मानते थे, लेकिन 1964 में ये एक सेपरेट वॉल्यूम की तरह आया, और ये भी ना 2 वॉल्यूम में आता है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 2 के अंदर जनरली आपको ज्यादातर चीजें देखने को मिलेंगी जो फैक्चुअल से ज्यादा होती है, और वॉल्यूम 1 के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से सॉल्यूशंस क्या है, हमें क्या आगे करना चाहिए, इस तरीके। तो वॉल 1 एंड वॉल 2 में 2 वॉल्यूम्स के अंदर जो है इकोनॉमिक सर्वे देखने को मिलेगा। अब की टेक अवेज क्या है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, आपके काम की कौन कौन सी बातें हैं, अलग अलग चैप्टर्स बनाए हुए हैं, लगभग 10 चैप्टर जो है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आए हैं, और उसका सबसे पहला चैप्टर है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था की कितनी तरक्की रही, क्या हमने जीडीपी में पाया, क्या हमने जीडीपी में खोया, ये सारी बातें यहाँ पे। तो सबसे पहले शब्द आया है रियल जीडीपी ग्रोथ। रियल जीडीपी ग्रोथ का मतलब क्या है, देखो स्टूडेंट्स, 2 तरीके की जीडीपी होती है। जब मैं जीडीपी कराती हूँ तो आपको समझाती भी हूँ क्लासेस के अंदर कि 2 तरीके की जीडीपी होती है, एक को कहते हैं नॉमिनल जीडीपी, क्या कहते हैं, नॉमिनल जीडीपी, और एक होता है रियल जीडीपी। नॉमिनल क्या होता है और रियल क्या होता है? रियल जीडीपी का मतलब होता है कि प्रोडक्शन इन करंट ईयर, प्रोडक्शन इन करंट ईयर इनटू प्राइस ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर के अंदर आपके प्राइस क्या थे और आज का प्रोडक्शन क्या है, यानी हम आज की कीमतों के हिसाब से किसी भी चीज की जीडीपी नहीं निकाल रहे, हम बेस ईयर के हिसाब से कि हकीकत में हमारा जीडीपी कैसे बढ़ा है। कहीं महंगाई के बढ़ने के कारण तो जीडीपी बढ़ा हुआ नहीं दिख रहा। आप एक बात को समझना, जीडीपी होता क्या है, टोटल प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन की मॉनेटरी वैल्यू को हम जीडीपी कह रहे हैं, उस प्रोडक्शन की मॉनेटरी वैल्यू को हम जीडीपी कह रहे हैं, ठीक है। अब जैसे आप मान के देखिए, एक साल के अंदर 20 पैकेट्स अगर ब्रेड के बन रहे, 20 पैकेट्स ब्रेड के बन रहे हैं एक साल, ठीक है, और पर पैकेट ब्रेड की कीमत 20 रुपीज है, पर पैक ब्रेड की कीमत 20 रुपी है, तो 400 रुपीज जीडीपी हो गया। अब ये जीडीपी बढ़ा हुआ ऐसे भी तो दिख सकता है कि 25 रुपए का ब्रेड का पैकेट हो गया, तो आप क्या कहोगे, 500 रुपए जीडीपी हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि महंगाई बढ़ने से भी जीडीपी बढ़ा हुआ दिख सकता है, बट वो अच्छा नहीं है, जीडीपी प्रोडक्शन बढ़ने के कारण होना चाहिए। तो रियल जीडीपी आपको ये बताता है कि महंगाई की वजह से कितना जीडीपी बढ़ा है, तो हम क्या करते हैं, पुराने साल के यानी बेस ईयर के हम प्राइसेस को लेते हैं, ठीक है, इसको कांस्टेंट जीडीपी भी कहते हैं। नॉमिनल क्या होता है, प्राइस इन करंट ईयर इनटू प्रोडक्शन इन करंट ईयर। प्रोडक्शन ये बस आज की बताएगा कि आज के साल क्या कीमत है, आज के साल क्या प्रोडक्शन हुआ, इसको नॉमिनल जीडीपी नाम का जीडीपी कहते हैं। और रियल जीडीपी क्या होता है, प्रोडक्शन इन करंट ईयर इनटू प्राइस इन बेस ईयर, बेस ईयर के हिसाब से हम उसको निकालते हैं। तो रियल जीडीपी ग्रोथ भारत की क्या कह रहा है, 2024 में ग्रो करी 8.2%, ठीक है, सरपासिंग द 8% मार्क्स इन 3 आउट ऑफ द 4 क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। क्या कहता है, कहता है कि 4 क्वार्टर होते हैं, साल को 4 क्वार्टर में बांटते हैं, उनमें से 3 क्वार्टर के अंदर हम 8+ ग्रोथ रहे, ठीक है। रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो डिक्रीज हुआ, रिटेल इन्फ्लेशन, अच्छा, और ये भी कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में ना अपना ग्रोथ इतना नहीं रहेगा, वो वजह बताई है, इकोनॉमिक टेंशंस है, यूक्रेन का टेंशन है, कोविड के कारण बहुत सारी चीजें उथल पुथल हुई है, मॉनसून के कारण बहुत सारी चीजें अस्त व्यस्त हुई है, तो इतना ग्रोथ नहीं रहेगा पर ग्रोथ रहेगा, ठीक है। रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो डिक्रीज हुआ है, 6.7% था फाइनेंशियल ईयर 23 में, 5.4 रहेगा रहा है फाइनेंशियल ईयर 24 में, ठीक है। तो ये रिटेल इन्फ्लेशन जो है ये डिक्रीज हुआ है। करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है स्टूडेंट्स, करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमने पढ़ा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है और फॉरेक्स होता है, ठीक है।
तो जो करंट अकाउंट होता है इसमें दो चीजें बताई थी मैंने आपको, विजिबल और इनविजिबल। विजिबल और इनविजिबल। विजिबल के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, विजिबल में होते हैं गुड्स। गुड्स का या तो इंपोर्ट होगा या तो एक्सपोर्ट होगा। जब कभी भी हमारा इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो भारत घाटे में रहेगा, यानी इस सेक्शन में हम नेगेटिव आ जाएंगे। यहाँ क्या होता है, यहाँ सर्विसेज होती है, यहाँ रेमिटेंस होता है, ठीक है, सर्विसेज रेमिटेंस ये सब चीजें यहाँ आती है जो दिखाई नहीं देती पर हो रहा है, सर्विस जो है इनविजिबल है, इसमें इंडिया प्लस में रहता है। लेकिन जब कभी ऐसा हो जाए कि ये मान लीजिए -500, भाई हमने इंपोर्ट तो किया है कम, इंपोर्ट तो किया है ज्यादा और एक्सपोर्ट किया है कम, ओवरऑल विजिबल में हम -500 में है। इनविजिबल में मान लीजिए हम +200 है, मतलब हमने सर्विसेज का एक्सपोर्ट ज्यादा कर दिया, तो ओवरऑल क्या हुआ, करंट अकाउंट में -300, यानी कि ये घाटा हो रहा है। दिस इज करंट अकाउंट डेफिसिट। जब विजिबल और इनविजिबल सेक्शन का जो एडिशन है वो नेगेटिव आने लग जाए, उसको करंट अकाउंट डेफिसिट कह रहे हैं। ठीक है, कि इंडिया जो है चीजों का, सर्विसेज का एक्सपोर्ट तो कम कर रहा है और इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है, उस केस में ये परिस्थिति बनती है करंट अकाउंट डेफिसिट वाली। तो क्या कह रहा है, हमने अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को इंप्रूव किया है 0.7% से। फाइनेंशियल ईयर पहले 2% था, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर अब 0.7% ऑफ जीडीपी करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा है। ठीक है, पहले 2% था, अब यानी लगभग 1.3% करंट अकाउंट डेफिसिट हमने इंप्रूव किया। टैक्स रेवेन्यू, टोटल टैक्स जितना भी मिलता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में से, टोटल टैक्स जितना भी मिलता है, डायरेक्ट टैक्स 55% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, यानी इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, गूगल टैक्स, ये जितने भी टैक्स है, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स जो है टोटल टैक्स में 55% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब अगर टैक्स से 100 रुपए की कमाई हो रही है तो 55 रुपए जो है 55 रुपीज आपको डायरेक्ट टैक्स से मिल रहे हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स रिमेनिंग 45% हिस्सा अपना अदा कर रहा है। कैपिटल स्पेंडिंग, सरकार ने कैपिटल स्पेंडिंग को बढ़ा दिया है। अब ये कैपिटल स्पेंडिंग क्या होती है, कैपिटल स्पेंडिंग का मतलब है स्टूडेंट्स की सरकार ने इंफ्रा पे बहुत ज्यादा पैसा लगाया है। जितना ज्यादा कैपिटल स्पेंडिंग किसी देश के अंदर होता है, किसी भी देश के लिए वो उतना ही बेहतरीन माना जाता है। ठीक है, क्योंकि आप अगर रेवेन्यू स्पेंडिंग करोगे, रेवेन्यू स्पेंडिंग ऐसा होता है जिससे लॉन्ग टर्म में आपको फायदा नहीं मिलता है, कैपिटल स्पेंडिंग वो है जिससे आपको लॉन्ग टर्म में भी फायदा मिलता है। ठीक है, यानी एसेट्स इंक्रीज होंगे या लायबिलिटी डिक्रीज होगी। तो कैपिटल स्पेंडिंग जो है वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हुआ है। ठीक, प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन्स टू 81.4 करोड़ पीपल, 81.4 CR पीपल को फ्री फूड ग्रेन सरकार ने बांटे हैं कोविड पीरियड के अंदर। तो यहाँ पे ये बताई हुई है हमारी स्टेट ऑफ इकोनॉमी के बारे में। क्या कह रहा है, रियल टर्म्स के अंदर जो है हम कितने ग्रो किए हैं, पिछले साल 8%, 8.4%। अब 24-25 में हम ग्रो करेंगे, आगे आने वाले साल में 6.5 से 7, मतलब पिछले साल की तुलना में कम ग्रो करेंगे लेकिन करेंगे। ठीक है, 24-25 में 6.5 से 7% ग्रो करेंगे। इन्फ्लेशन जो है वो लो रहेगा, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, ग्रोथ हमारी हाई रहेगी और इंडियन इकोनॉमी जो है वो स्टेबल एक्सटर्नल सेक्टर बनाएगी। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो है वो कहा जा रहा है कि कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन और स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिमांड कर रहा है और जीडीपी ग्रोथ जो है वो होगा, लेकिन उस दर से नहीं होगा जो पिछले साल हो रहा। अब अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगला चैप्टर है आपके वॉल्यूम का, दैट इज मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। इसके अंदर बातें की है फाइनेंशियल इंक्लूजन की, कि फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ज्यादा बढ़ा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, वित्तीय समावेश। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये होता है कि जैसे ज्यादा से ज्यादा बैंक्स का एक्सेस मिलना, ज्यादा खाते खुलना, ज्यादा लोन मिलना, फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करना, डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करना, ये सब चीजें फाइनेंशियल इंक्लूजन में आती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन काफी अच्छा हुआ है पहले से, हम स्टेबल रहे हैं कुल मिला के मॉनेटरी पॉलिसी में। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है, और इसके अंदर आपके इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, सीआरआर, एसएलआर, ये वाली चीजें आएंगी। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई मेंटेन करता है और जो रेपो रेट है वो हमने पूरे फाइनेंशियल ईयर 24 में 6.5% रखा। अब रेपो रेट क्या होता है, जिनको नहीं पता बता दूं,
जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आरबीआई बैंक्स को लोन दे रहा है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आरबीआई बैंक्स को लोन दे रहा है फॉर शॉर्ट टर्म, उसको रेपो रेट कहते हैं। ये लगभग 6.5% ही रहा। कोर इन्फ्लेशन जो है वो हमारी डिक्लाइन हुई है, कम हुआ है। कोर इन्फ्लेशन कम हुआ है। अब ये कोर इन्फ्लेशन क्या है इसको समझो। एक शब्द होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन और एक शब्द होता है कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन ये होता है ओवरऑल इन्फ्लेशन, इसके अंदर सारा ही इन्फ्लेशन आ जाता है, ओवरऑल इन्फ्लेशन। लेकिन कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, जब हम हेडलाइन इन्फ्लेशन में से फूड का और फ्यूल का, फूड का और फ्यूल का महंगाई हटा देते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी वेरी करते हैं, अचानक होता है, हमारे हाथ में नहीं होता। बारिश आई नहीं आई उस पे फूड कम डिपेंड करेगा, फ्यूल इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, हेडलाइन इन्फ्लेशन ओवरऑल इन्फ्लेशन बताता है और कोर इन्फ्लेशन होता है जब हम हेडलाइन इन्फ्लेशन में से फूड और फ्यूल दोनों की महंगाई को हटा देते हैं, तो ये कोर इन्फ्लेशन बनता है। ठीक है, तो कोर इन्फ्लेशन क्या है वो मैंने आपको बता दिया। क्या कह रहा है ये, कहता है कोर इन्फ्लेशन डिक्लाइन हुआ है बाय अराउंड 4% फ्रॉम अप्रैल टू जून 2024। ठीक है, क्रेडिट ग्रोथ की बात करते हैं। क्रेडिट ग्रोथ का मतलब क्या है, लोन कितने मिले। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक ने लगभग 164.3 लाख करोड़ के लोन्स बांटे मार्च 2024 में, जो 20.2% से ग्रो किए हैं। ठीक है, अब बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं। हमारा जो ग्रॉस और नेट परफॉर्मिंग एसेट है, आपका एनपीए का मतलब क्या होता है, एनपीए का मतलब क्या होता है, एनपीए का मतलब होता है कोई भी ऐसा पैसा जिसको ले तो गए, लोन ले तो गए, लेकिन 90 दिनों के बाद तक भी, मतलब ड्यू डेट के आपको किस्तें चुकानी। मान लीजिए किस्त देनी है आपको 1 जनवरी 2024, इंस्टॉलमेंट देनी है, लेकिन 90 दिन हो गए वो इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट गए हुए, अभी भी पैसा आपका वापस नहीं आ रहा है, तो आपके खाते को एनपीए में घोषित कर देंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कह देंगे। ठीक है, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए ये क्या बला है। ग्रॉस एनपीए का मतलब होता है टोटल एनपीए, पैसा ले गए और वापस दिया नहीं है, 90 दिन से ज्यादा हो गए। नेट एनपीए क्या होता है, ग्रॉस एनपीए में से जब हम प्रोविजनिंग माइनस कर रहे हैं, क्या माइनस कर रहे हैं, प्रोविजनिंग। व्हाट इज प्रोविजनिंग, प्रोविजनिंग का मतलब ये होता है कि बैंक हमेशा सेफ साइड रखते हुए, बैंक हमेशा खुद को सेफ साइड रखते हुए कुछ पैसा अलग निकाल देता कि इन केस इतना पैसा मुझे वापस नहीं मिला, इन केस ये मेरा रिस्की पैसा है जो मैंने किसी को दिया है, तो इतना पैसा मैं बफर में रख, उसको कहते हैं प्रोविजनिंग। जो उसने एक्स्ट्रा रख दिया कि कभी आफत होएगी तो यूज करूंगा मैं इसको। जब आप ग्रॉस एनपीए में से, टोटल एनपीए में से प्रोविजनिंग को माइनस कर रहे हो कि ये पैसा तो पड़ा ही है, यहां से भरपाई हो जाएगी, अब जितना पैसा बैंक का उधार में लटका रह गया, दैट इज नेट एनपीए। ठीक है, तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों ही रिड्यूस हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, ये मल्टी ईयर लो बहुत सालों से बढ़ते जा रहे थे, लेकिन मल्टी ईयर लो यानी कि बहुत सालों बाद ये कम हुए हैं, बैंक का एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है। ठीक है, जो आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आती है जून 2024 की, उसके अंदर ये पता लगा कि जो एसेट का क्वालिटी है वो अच्छा हुआ है। ग्रॉस एनपीए डिक्लाइन हुआ है 2.8% से, जो पिछले 1 साल के अंदर कम नहीं हो पा रहा था, वो कम हो गया। इसके बाद इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की बात करते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एनपीए को रिकवर करने का तरीका है, जिसमें क्या किया जाता है, एक तरीका था सरफेसी जिसमें नीलामी की जाती थी। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में क्या होता है, एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के द्वारा, यानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, अगर मैं साधारण शब्दों में आपको बताऊं, बीच में उसको एडजुडिकेटर बना देते हैं, बिचौलिया बना देते हैं, और लेने वाली पार्टी और देने वाली पार्टी, बैंक्स हैं पैसा देने वाली पार्टी, और जिसने लोन लिया है वो है लोन लेने वाली पार्टी, दोनों के बीच में वो प्रोफेशनल एक बिचौलिए की तरह काम करता है, और कुछ लिमिटेड 290 डेज के अंदर, लगभग 290 डेज के अंदर पूरा काम का सेटलमेंट करता है कि पैसा आएगा कैसे। दिस इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो मैंने बहुत साधारण शब्दों में आपको बहुत ब्रीफ में बताया है, पूरा प्रोसेस इसका बहुत बड़ा है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है वो एक इफेक्टिव सॉल्यूशन माना गया है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है,
एक चक्रव्यूह चैलेंज का जिक्र किया जाता था पहले इकोनॉमिक सर्वे में, पर मैं आपको अभी ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम के बारे में बता रही हूँ। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम का मतलब ये है दोहरी समस्या। अब देखो, बैंक्स ने लोन दे दिया मार्केट या फैक्ट्रीज को, कंपनीज को कह दो, फैक्ट्री को कह दो, ठीक है, कंपनीज को लोन दे दिया। अब बैंक कह रहा है मेरा लोन वापस कर, मेरा लोन वापस कर, और कंपनी ये कह रही है कि मुझे थोड़ा सा पैसा और दे दो, मुझे लोन और दे दो, जिससे मैं मेरे प्रोजेक्ट पूरे कर सकूं और आपका पैसा वापस कर सकूं। बैंक कहता है पहले पहले वाला वापस करो, और कंपनी कह रही है कि मुझे थोड़ा सा और लोन दे दो ताकि मैं प्रोजेक्ट्स को पूरा कर सकूं। तो दिस इज ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। बैंक्स की भी बैलेंस शीट खराब है, कंपनी की भी बैलेंस शीट खराब है। दिस इज ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, ठीक है। तो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम जो है उसका निपटारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बहुत अच्छा कर रहा है। ऐसा कहा गया है कि पिछले 8 साल में 31,394 यानी कि 31,394 कॉर्पोरेट डेप्टर्स जो हैं वो इतने लाख करोड़ रुपए डिस्पोज कर चुके हैं मार्च 2024। ठीक है, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है ये मैंने आपको बता दिया। कैपिटल मार्केट, प्राइमरी कैपिटल मार्केट फैसिलिटेटेड। कैपिटल मार्केट मतलब जो शेयर मार्केट है और ये पूरी फाइनेंशियल मार्केट है, 10.9 लाख करोड़ कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है, इतना पूंजी फॉर्म किया गया है, ठीक है। 29% इसका 29% ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है प्राइवेट और पब्लिक कॉर्पोरेट्स का फाइनेंशियल ईयर 23। इंश्योरेंस एंड माइक्रो फाइनेंस की बात करते हैं। इंडिया जो है इंश्योरेंस में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री बन गया है और सेकंड लार्जेस्ट बन गया है ग्लोबली माइक्रो फाइनेंस की दुनिया में। इंश्योरेंस में हम फास्टेस्ट ग्रोइंग है और सेकंड लार्जेस्ट बन गए हैं माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में पूरे विश्व के अंदर। अब बात करते हैं तीसरे चैप्टर, दैट इज प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। प्राइस की और इन्फ्लेशन की बात करते हैं। इन्फ्लेशन ट्रेंड कैसा रहा? कहता है कि 29 स्टेट और यूटी में, अभी तो 28 स्टेट हैं, 29 क्यों बोल, 28 स्टेट और यूटी के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो बिलो 6% रहा। फाइनेंशियल ईयर 24 में बिलो 6% रहा। कोर सर्विस इन्फ्लेशन जो है वो भी कम रही है। फूड इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है 6.6% फाइनेंशियल ईयर 23 में, 7.5% फाइनेंशियल ईयर 24 में। फूड इन्फ्लेशन ग्रो किया। प्राइस कट्स लगाए हैं एलपीजी पे, पेट्रोल पे, डीजल पे, जिससे कुछ राहत मिली। फ्यूचर प्रोजेक्शन ये है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में जो इन्फ्लेशन है वो डिक्लाइन कर देंगे 4.5% से और 26 में डिक्लाइन कर देंगे 4.1% से। ऐसी सिर्फ प्रोजेक्शंस हैं, क्या होगा नहीं पता। सबसे ज्यादा महंगाई आप किसमें देखोगे? खाने पीने की चीजों में, और खाने की चीजों में भी सीरियल्स के अंदर आप देखोगे महंगाई ज्यादा है, ठीक है, सीरियल्स के अंदर महंगाई ज्यादा है। यहाँ पे आप देख रहे हो वेजिटेबल के अंदर क्या हुआ, ठीक है, वेजिटेबल के अंदर ये आंकड़े दे रखे हैं। ये क्या है? कंट्रीब्यूशन ऑफ फूड आइटम टू फूड इन्फ्लेशन। कौन कौन सी फूड आइटम कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, कितना कंट्रीब्यूट कर रही है फूड इन्फ्लेशन। और ये एलिवेटेड इन्फ्लेशन रेट इन वेजिटेबल पल्सेस एंड स्पाइसेस, वेजिटेबल पल्सेस और स्पाइसेस में कितना इन्फ्लेशन एलिवेट हुआ, 10.7 से 11% हो गया है दालों के अंदर। सब्जियों में आप देखो कितनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। स्पाइसेस के अंदर आप देखोगे, मतलब कहने का मतलब क्या है, आपको आंकड़े याद नहीं रखने, आपको ये देखना है सबसे ज्यादा महंगाई किस में आई है, सीरियल्स में और वेजिटेबल्स के अंदर सबसे ज्यादा महंगाई देखने को मिल रही है, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल सेक्टर की बात करते हैं। एक्सटर्नल सेक्टर बाहरी देश, यानी प्राइस के बाद अब अपना चौथा चैप्टर जो है इकोनॉमिक सर्वे का, एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सपोर्ट्स क्या कह रहा है कि भारत के जो सर्विस एक्सपोर्ट हैं वो ग्रो किए हैं 4.9% से, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर में 341.1 बिलियन यूएस डॉलर जितना हमने ग्रो किया। आईटी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें दिया है, आईटी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने। रेमिटेंसेस, इंडिया अभी भी टॉप पे है, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस आते हैं। ये रेमिटेंस होता क्या है? रेमिटेंस होता है, मान लीजिए आप इंडिया के अंदर पैदा हुए, इंडिया में पढ़ाई की, अब आप किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हो उसको कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, और उस कमाई का एक हिस्सा, उस अर्निंग का एक हिस्सा आप अपने देश में भेज रहे हो अपने पेरेंट्स को। तो जो ये अमाउंट आपने अपने पेरेंट्स को भेजा है, दिस इज रेमिटेंस। और इंडिया के सबसे ज्यादा बच्चे यूएई में हैं, वहां से बहुत सारा रेमिटेंस भारत को आ रहा है, ठीक है। तो रेमिटेंस में इंडिया बहुत
अच्छा ग्रो कर रहा है और USD 120 बिलियन 2023 के अंदर टोटल इतना रिसीव हमने किया है। एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 18.7% पे ही खड़ा है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस, आवाजाही सामान की ट्रांसपोर्टेशन कैसे क्या कर रहा है, वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक इंडेक्स देता है, ठीक है, हमारा रैंक था 2023 में 38, 2014 में 44 था, मतलब कि इतना हम ग्रो किए हैं 6 आंकड़ों से 2014 से 2023 के अंदर 10 सालों। टूरिज्म जो है, टूरिज्म, इंडियाज शेयर इन वर्ल्ड टूरिज्म रिसिप्ट्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 1.38% इन 2021 टू 1.58% इन 2022। जो हमारा टूरिज्म है वो बढ़ा है, कितना, 1.38% से 1.58% 2022। देखो इंडिया सबसे नंबर 1 पे है, रेमिटेंस के अंदर आप देख पा रहे हो, ठीक है, फिर ये मैक्सिको है सेकंड नंबर पे, देन चाइना है, देन फिलीपींस है, देन पाकिस्तान है। तो ये टॉप रेमिटेंस रेसिपिएंट हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, इंडिया, मैक्सिको, चाइना, फिलीपीन और पाकिस्तान। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं एक्सटर्नल डेट के बाद, मीडियम टर्म आउटलुक, अ ग्रोथ स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया। इसमें क्या है कि आप क्या देख रहे हो, मीडियम टर्म आउटलुक देख रहे हो कि ग्रोथ स्ट्रेटजी आगे कैसे रहने वाली है। कहता है अगर आपको 7% प्लस ग्रोथ रेट चाहिए तो 3 लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। ये 3 जन कौन है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्राइवेट सेक्टर। केंद्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टर, इन तीनों को मिलके ट्राइपार्टाइट, त्रिपक्षीय काम करने पड़ेंगे, तीनों को कोलैबोरेशन में काम करना पड़ेगा, तब बात बनेगी। की फोकस एरिया कौन कौन सा है, एक तो जॉब और स्किल क्रिएशन पे ध्यान देना पड़ेगा, एग्रीकल्चर पे, एमएसएमई बॉटलनेक्स यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की जो खामियां हैं उस पे ध्यान दो, ग्रीन ट्रांजिशन यानी इको फ्रेंडली काम करने पड़ेंगे, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट गैप आर क्रूशियल फॉर मीडियम टर्म ग्रोथ, मतलब कि जो पढ़ाई कर रहे हैं उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो देश के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर जो है दैट इज क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी ट्रांजिशन डीलिंग विद ट्रेड ऑफ्स। क्या कह रहा है क्लाइमेट चेंज के बारे में, देखो रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है, वो एनर्जी जिसको आप रिन्यू कर सकते हो, ठीक है, जो एग्जॉस्ट नहीं होगी उससे पहले रिन्यू हो जाएगी। रिन्यूएबल एनर्जी क्या कह रही है, एज ऑफ May 2024 नॉन फॉसिल सोर्सेज for 45.4% ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेशन कैपेसिटी। कह रहा है 2024 में के अनुसार अगर हम देखें तो जो नॉन फॉसिल सोर्सेज हैं, नॉन फॉसिल सोर्सेज मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, जैसे सोलर है, विंड है, ठीक है, तो वो इतना प्रतिशत हम एनर्जी जनरेशन इंस्टॉल कर चुके हैं। एनर्जी नीड्स भारत की जो जरूरतें हैं वो बढ़ती जा रही है, 2 से 2.5% जरूरत 2047 तक बढ़ जाएगी क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट इन क्लीन एनर्जी, the clean energy sector attracted investment of rupees 8.5 lakh crore between 2014 and 2023। पिछले 10 साल की बात कर रहा है कि क्लीन एनर्जी के अंदर हमने बहुत सारा निवेश किया है, लगभग 8.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत ने पिछले 10 साल में कर दिया। अब बात करते हैं सोशल सेक्टर की, वेलफेयर एक्सपेंडिचर कितना किया, यानी कि ये है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि आपने सोसाइटी के वेलफेयर पे, लोक हित पे कितना खर्चा किया है, 12.8% 2018 से 2024 के बीच में। हेल्थ केयर, आयुष्मान भारत कार्ड बने हैं 34.7 करोड़ लोगों को। हाउसिंग सेक्टर के अंदर प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना ने पिछले 9 सालों में 2.63 लाख करोड़ घरों का निर्माण किया, पक्के घरों का। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या कहता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2014-15 से चल रही है और 15.14 लाख किलोमीटर सड़कों का कंस्ट्रक्शन कर दिया। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है 2022-23 में 3.2% हो गया है, ठीक है, 3.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया है यानी कम हो गया है। नेट पेरोल एडिशन मतलब कितने लोग एनरोल कर रहे हैं, ईपीएफओ का डाटा कहता है कि पिछले 5 सालों में ये डबल होके 13.15 मिलियन लोगों ने ज्यादा एनरोल किया है, मतलब कि डबल होके इतने लोगों ने एनरोल किया है अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये भी कम हुआ है
17-18 में 17.8% यूथ बेरोजगार था, 22-23 में 10% यूथ ही बेरोजगार। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो ये क्या है कि पिछले 6 सालों से 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर से कॉन्टिन्यू राइज कर रहा है। 37% महिलाएं अब लेबर फोर्स के अंदर आती हैं। गिग इकोनॉमी कह रहा है कि वर्कफोर्स एक्सपेक्टेड टू रीच 2.35 करोड़ बाय 2029-30। 2029-30 तक गिग इकोनॉमी मतलब वर्कफोर्स इतना एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं 2.35 करोड़। एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट की बात करते हैं, कितना एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा है। कह रहा है कि एनुअल ग्रोथ रेट इतना देखा जा रहा है पिछले 5 सालों में। क्रेडिट और माइक्रो इरिगेशन की बात करें तो क्रेडिट डिस्बर्स टू एग्रीकल्चर अमाउंटेड टू ₹22.84 लाख करोड़। इसमें इरिगेशन के लिए या एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोन गए हैं वो पहले से बड़े हैं। 22.84 लाख करोड़ लोन जो है वो लोगों को दिए गए। 90 लाख हेक्टेयर यानी कि 90 लाख हेक्टेयर माइक्रो इरिगेशन के अंडर इतनी जमीन जो है माइक्रो इरिगेशन जैसे ड्रिप इरिगेशन माइक्रो इरिगेशन कहलाता है, जिसमें पानी वेस्ट भी नहीं होता और इरिगेशन अच्छा होता है। इतनी जमीन जो है 2015-16 से अगर बात करें तो लगभग 8-9 साल हो गए, 90 लाख हेक्टेयर जमीन जो है माइक्रो इरिगेशन के अंडर आ गई। किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुए हैं, 7.5 करोड़ कार्ड जो है वो लॉन्च हुए हैं, ठीक है, जिसकी लिमिट 9.4 लाख करोड़ है। इंडस्ट्री की बात करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम मैटर्स मतलब क्या है ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर में देखा गया कितना 8.2% फाइनेंशियल ईयर 24 में, और ऐसा कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 9.5% का माना जा रहा है कि इतना हो जाएगा। फार्मास्यूटिकल एंड क्लोथिंग सेक्टर की अगर बात करें तो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम इंडिया है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर हम बाय वॉल्यूम यानी अमाउंट के अंदर इतनी दवाइयां हम बना रहे हैं, 3rd लार्जेस्ट है पूरी दुनिया के अंदर। क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम 2nd है, ठीक है। टेक्सटाइल और एपरल एक्सपोर्ट भी हमने बहुत किया है, कपड़ों का एक्सपोर्ट भी बहुत किया है, 2.97 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 24 में। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो है वो भी अच्छा ग्रो कर रहा है। ग्लोबल मार्केट शेयर पूरी दुनिया के अंदर भारत के इलेक्ट्रॉनिक का 3.7% हिस्सा रहता है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स का 3.7% हिस्सा रहता है। इसके बाद डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है कितना, भारत के अंदर बिजली, खुद हमने बिजली नहीं, बिजली के इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना मैन्युफैक्चर किया है, 8.22 लाख करोड़ पहले से ज्यादा बढ़ाया है, ठीक है। सर्विसेज की बात करते हैं अब हम, सेक्टर कंट्रीब्यूशन। सर्विस सेक्टर के अंदर मैंने आपको बताया 55% जो है वो पहले से ग्रो किए हैं और इसी साल 7.6% की वृद्धि देखी गई है। टोटल 55% पे पहुंचे हैं और 7.6% वृद्धि सर्विस सेक्टर के अंदर इसी साल देखी गई। डिजिटल सर्विसेज की बात करते हैं, India's share in global digitally delivered service export increased to 6% in 2023। कह रहा 2023 में जो ग्लोबल डिजिटल सर्विस पूरे विश्व में डिजिटल सर्विस वो बढ़ा है, 6.6% हो गया है। इंडिया का सर्विस एक्सपोर्ट जो है वर्ल्ड कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट मतलब ये क्या कह रहा है, कह रहा भारत का सर्विसेज एक्सपोर्ट जो है कमर्शियल सर्विस में, ऊपर तो सिर्फ डिजिटल डिलीवरी हम देख रहे हैं, यहाँ हम 4.4% पूरे विश्व में ओवरऑल हमारी सर्विसेज एक्सपोर्ट हो रही है, ठीक है। और 44% पे आ गए हैं हम फाइनेंशियल ईयर 2024 में। एविएशन सेक्टर में इंक्रीज किए हैं 15% जो है ईयर ऑन ईयर हम इंक्रीज देख रहे हैं टोटल एयर पैसेंजर के अंदर। ई कॉमर्स भी 2030 तक $350 बिलियन क्रॉस कर जाएगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन। स्टार्टअप्स भी ग्रो कर रहे हैं, 31,000 लगभग 2014 में लगभग 2,000 स्टार्टअप थे, अभी 31,000 स्टार्टअप्स और बढ़ गए हैं देश। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, नेशनल हाईवेज, इनका कंस्ट्रक्शन इंक्रीज हुआ है 2014 से 2024 के बीच में 34 किलोमीटर पर डे, 34 किलोमीटर एक दिन में नेशनल हाईवे बढ़ रहा है। 11.7 किलोमीटर पर डे 14 में था, लेकिन अब 2024 में 34 किलोमीटर पर डे रोड का कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है। रेलवे पे एक्सपेंडिचर बढ़ गया 77% जो है लगभग पिछले 5 सालों में 77% खर्चा रेलवे पे ज्यादा हो रहा है। एविएशन 21 नए एयरपोर्ट टर्मिनल बना दिए गए हैं 2024 में।
लॉजिस्टिक्स के अंदर इंटरनेशनल शिपमेंट कैटेगरी यानी कि जो पोर्ट्स हैं वहां पे भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है। 2014 में हम 44 रैंक पे थे और 2023 में 22 रैंक पर आ गए। स्पेस 55 एक्टिव स्पेस एसेट्स जो है जिसमें 18 कम्युनिकेशन, 9 नेविगेशन, 5 साइंटिफिक, 3 मेट्रोलॉजिकल और 20 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भारत ने बनाए हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म ये बता रहा है कि रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है यानी लोग डिजिटल चीजों का ज्यादा यूज कर रहे हैं। टेली कम्युनिकेशन टेली डेंसिटी इंप्रूव हुई है। टेली डेंसिटी क्या है ये सवाल बन सकता है। नंबर ऑफ टेलीफोन्स पर 100 पॉपुलेशन। 100 लोगों में से कितने लोगों के पास टेलीफोन्स हैं, दिस इज टेली कम्युनिकेशन। इंक्रीज हो गई है 75.2%। मार्च 2014 में ये 75.2% और मार्च 2024 में ये 85.7% है। मतलब पहले केवल 100 में से 75 लोगों के पास फोन होते थे, अब 85 लोगों के पास फोन है। ठीक है, इंटरनेट डेंसिटी भी जो है वो इंक्रीज हुई है, इंटरनेट भी ज्यादा लोगों के पास पहुंचा है। इसके बाद क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। इंडिया क्या कह रहा है? कह रहा है कि हर जगह एक जैसे तरीके नहीं अपनाए जा सकते। वेस्टर्न अप्रोच भारत के काम आए ये जरूरी नहीं है। उनका तरीका कुछ और है, हमारा तरीका कुछ और है, हमारे देश के अंदर प्रॉब्लम्स कुछ और है। तो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच विल नॉट वर्क। आप पूरे विश्व के अंदर एक जैसा काम करें क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए, ये सही नहीं है। हम क्या करेंगे? भारत को चाहिए कि वो नेचर के साथ हार्मोनियस रिलेशंस बना के रखे। ठीक है, हमें ट्रेडिशनल मल्टी जनरेशनल हाउसहोल्ड्स को बनाना होगा। मिशन लाइफ क्या करता है? मिशन लाइफ हमने चलाया हुआ है ह्यूमन नेचर हार्मनी, इंसान की और प्रकृति की हार्मनी, उनकी दोस्ती, उनका सामंजस्य बढ़ाना होगा। ठीक है, ये बात भारत कर रहा है। अब एक ग्लिम्स ले लेते हैं सबकी। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि 2047 तक हमारी जो एनर्जी की नीड्स है वो बढ़ जाएगी, 2 से 2.5% बढ़ जाएगी। हमने अभी देख मिशन लाइफ जो है उसे क्लाइमेट चेंज के अंदर पूरा मास मूवमेंट आ रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। सपोर्ट टू वॉलंटरी एनवायरमेंटल एक्शन सच एज द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, बहुत सारे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम चल रहे हैं, इससे एनवायरमेंटल एक्शंस अच्छे हो रहे हैं। सोवरन ग्रीन बॉन्ड्स वर्थ 16,000 करोड़ इशूड इन जनवरी फरवरी 2023 फॉलोड बाय 20,000 करोड़ इन दिसंबर 2023। क्या कहता है ये? सोवरन ग्रीन बॉन्ड्स। सोवरन ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं? ग्रीन बॉन्ड्स मतलब कि बॉन्ड जारी किए जा रहे हैं और पैसा कलेक्ट किया जा रहा है इको फ्रेंडली काम के लिए। तो लोग इको फ्रेंडली काम के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, यानी कि हार्मनी में काम कर रहे हैं नेचर की। कहते हैं 16,000 करोड़ के इशू किए थे पहले 2023 की शुरुआत में, और 2023 के अंत तक 20,000 करोड़ यानी 4,000 करोड़ एक्स्ट्रा सॉवरन बॉन्ड्स जो हैं वो जारी किए हैं एनवायरमेंट के हक में। इंडिया हैज लेड several international initiatives like the International Solar Alliance। भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लीड कर रहा है, आपको पता है। क्लाइमेट चेंज नेविगेशन एंड बिल्डिंग रेजिलियंस प्रोग्राम्स को भी लीड कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। हमें क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की जरूरत है और हम ये कर भी रहे हैं, करते जाएंगे। हायर लेवल प्राइवेट सेक्टर फाइनेंसिंग की जरूरत होगी इसमें अपने को। न्यू पॉलिसीज, न्यू इनिशिएटिव्स, नए सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर एक इंडेक्स बनाने की जरूरत है जहां पे हम देखेंगे कौन सा सेक्टर कहां पे कितना ग्रो कर रहा है। एक सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन की जरूरत है भारत को। प्रोजेक्ट वाइज और सेक्टर वाइज फिजिकल प्रोग्रेस की जरूरत। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो मैंने बताया पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ये बताता है कि अनएम्प्लॉयमेंट 3.2% से कम हुआ। नेट पेरोल बढ़ा है पिछले 5 साल में ईपीएफओ के अंदर। यूथ और फीमेल का पार्टिसिपेशन की अपॉर्चुनिटीज और खुल रही है। बैलेंस जो है वो कैपिटल और लेबर के बीच में ठीक ठाक सा चल रहा है। इंडियन इकोनॉमी को चाहिए कि 2030 तक नॉन फार्म सेक्टर में यानी एग्रीकल्चर से बाहर नॉन फार्म सेक्टर में 2030 तक 78.5 लाख जॉब्स को क्रिएट करे, ये भारत की जरूरत है। अब फार्मेसी की बात करते हैं। वर्ल्ड के तीसरे नंबर पे हम हैं फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। बाय वॉल्यूम इंडिया तीसरे नंबर पे है। 8 ऑफ द टॉप 20 ग्लोबल जेनरिक कंपनीज बेस्ड इन द इंडिया। पूरे विश्व में जो टॉप की 20 जेनरिक कंपनीज हैं उनमें से 8 कंपनी भारत के अंदर है। मोर देन 12,500 जन औषधि केंद्र भारत के अंदर खुल चुके हैं जो सभी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रहे हैं।
सर्विसेज की बात करते हैं, 55% सर्विसेज ग्रो की है भारत में, और टोटल 55% ऑफ द टोटल साइज ऑफ द इकोनॉमी, मतलब कि सर्विसेज पूरी इकोनॉमी का 55% हिस्सा सिक्योर कर लेता है। सर्विसेज जो है वो न्यू हाइट्स को टच कर रही हैं और करेंगी, और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप ये रोज हुए हैं हमारे। ई कॉमर्स भी बढ़ा है, 2030 तक हम ई कॉमर्स 350 बिलियन यूएस डॉलर क्रॉस कर देंगे, ऐसा माना जा रहा है। सोशल सेक्टर्स, हेल्थ एक्सपेंडिचर ग्रो किया है, ठीक है, 15.8% से इन 6 सालों, फाइनेंशियल ईयर 18 से फाइनेंशियल ईयर 24 तक 15.8% से जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो ग्रो कर जाए। फिर क्या कहता है, कहता 34.73 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड जनरेट किए हैं, 7.37 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशन कवर हुए हैं बाय 8 जुलाई 2024, 10,000 पीएम जन औषधि केंद्र इनॉग्रेट हुए हैं, देवगढ़ के अंदर एम्स बना है लास्ट ईयर, मोर देन 300 अमृत फार्मेसी ऑपरेट पूरे भारत के अंदर ऑपरेट कर रही है। फिर उसके बाद ये बताया जा रहा है कि एजुकेशन के अंदर भी काफी काम हो रहा है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर भी बहुत सारे 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर अपॉर्चुनिटी मिली है महिलाओं को, ये बातें यहाँ पे बताई जा रही है। एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट की बात करते हैं, क्या कह रहा है ये, जो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है वो रिड्यूस हुए हैं। पहले क्या होता था, जमींदारों से लोन ले आते, इंस्टीट्यूशनलाइज लोन जब भी लाओगे तो वो सस्ता मिलेगा और बेहतरीन मिलेगा, जिसमें आपको पागल नहीं बनाया जाएगा। लेकिन आप नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज लोन अगर लाओगे तो उससे क्या होगा, भारत को प्रॉब्लम होगी, लोगों को प्रॉब्लम होगी, महंगी किश्तों पे लोन मिले। तो जमींदारों से ले लिया या किसी साहूकार से ले लिया, तो ये नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज लोन होते हैं, और ये पहले की तुलना में कम हुए, ठीक है। 1950 में 90% लोन ऐसे ही लिए जाते थे, और 2021-22 में केवल 23% लोन ही नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज। एमएसपी को फिक्स कर दिया है 1.5 गुना, ठीक है, 1.5 गुना ज्यादा रिम्यूनरेटिव प्राइस पे फिक्स कर दिया। हमें प्रोडक्शन पैटर्न को इंक्रीज करने की जरूरत है, एनकरेज करने की जरूरत है। एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी और ज्यादा लानी पड़ेगी, इनोवेशंस की जरूरत है, और स्टेट को इंसेंटिवाइज कीजिए अगर मार्केट इंफ्रा के अंदर वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको पूरा एक ग्लिम्स दिया है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जिन शब्दों के अर्थ आपको नहीं पता था उनको समझाने की कोशिश की है। बाकी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो बजट के साथ हम और करेंगे। तो अब नेक्स्ट जो सेशन अपना होगा वो बजट का होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते रहे।